हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन दिस पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे जो आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए और आपके टीजीटी, पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके क्वेश्चन सारे इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में कुछ एक वीडियोज़ के लिंक दे दूँगा, आप उनको भी ज़रूर देखिए। जो भी कैंडिडेट्स जून 2023 के लिए नेट की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए ये सारी वीडियोस काफ़ी ही वैल्यूएबल होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो है अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर, कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और सम ऑफ PYQs। तो पहला जो इसमें हु सेड, पश्चिमी सभ्यता, यहाँ पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात की जा रही है, 3 समस्याओं से घिरी हुई है। ठीक है, 3 समस्याओं से घिरी हुई है पश्चिमी सभ्यता। पहली है ये झूठी है, पश्चिमी सभ्यता कैसी है, झूठी है। दूसरी ये अनैतिक है तथा तीसरा ये खतरनाक है। तो ये किसने कहा है पश्चिमी सभ्यता को क्रिटिसाइज इस तरीके से किसने किया? ये SP हंटिंगटन। ठीक है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बुक भी है। ठीक है, तो इन्होंने ये बुक लिखी है 1994 में, ये बुक लिखी है 96 में ये बुक आई है इनकी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। और इनकी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, पश्चिमी सभ्यता 3 समस्याओं से घिरी हुई है, ये झूठी है, ये अनैतिक है तथा ये खतरनाक है। हंटिंगटन ने लोक संस्थाओं में विश्वास के क्षय के अर्थों में वैधीकरण संकट, ठीक है, लेजिटिमेसी क्राइसिस शब्द को जो विकसित किया है, किसने किया? ये SP हंटिंगटन ने किया है, जिसका परिणाम राज्य की अपवीडिक उपकरण बनने के रूप में आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हंटिंगटन से रिलेटेड बहुत तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनकी बुक पूछी जाती है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पूछी जाती है इनकी बुक। ठीक है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड डीके, ये भी एक बुक है जो कि पूछी जाती है। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है? देखिए, संविधान क्या करता है? संविधान जो है राजनीतिक संस्थाओं की रक्षा करता है, बिल्कुल सही बात है। सरकार के अंगों के सभी प्राधिकारों का स्रोत है, जितने भी गवर्नमेंट के आपके जो ऑर्गेन हैं, ठीक है, उन सभी के अधिकारों या प्राधिकारों, उनकी ड्यूटीज़ का जो एक स्रोत है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। ये मूलभूत विधियों को सम्मिलित करता है अपने आप में, जो मूलभूत जो विधियाँ, जो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि संविधान क्या है? एक ऐसा दस्तावेज, ठीक है, ऐसे एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का जो है रूल या वहाँ की सरकार या वहाँ का शासन चलाया जाता है। अब उसके अंतर्गत जो है ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी कहीं ना कहीं उनके भी प्रोटेक्शन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार के सभी अंगों के प्राधिकारों का स्रोत भी है और ये मूलभूत विधियों को सम्मिलित भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 यूरोपियन विचारक हैं जो अभिजन सिद्धांत, जो एलीट थ्योरी है, ठीक है, एलीट थ्योरी से जुड़े हुए। वैसे तो एलिटिस्ट बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत से थिंकर्स हैं जो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की एक एलीट थ्योरी देते हैं, लेकिन इसमें जो है परेटो एंड मोस्का, ये जो 2 लोग हैं, ये कहाँ से? ये यूरोपियन कंट्री से, ठीक है, यूरोप से ये बिलोंग करते हैं, जो कि एलीट थ्योरी से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको ये भी पता रखना है कि कौन सा पर्टिकुलर थिंकर जो है किस कंट्री से है, या वो कंट्री जो किस कॉन्टिनेंट में पड़ती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यूरोपियन पूछे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो विचारक जिन्होंने इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड प्रेशर ग्रुप्स में भेद किया है। ठीक है, इंटरेस्ट ग्रुप जो हित समूह और दबाव समूह, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, इन दोनों में भेद किस किस ने किया? तो जीन ब्लॉन्डेल, मायरन वीनर और रॉबर्ट C. बोन, ये तीनों लोग जो हैं कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंस करते हैं कि जो आपके इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं वो अलग होते हैं और प्रेशर ग्रुप्स जो है आपके अलग होते हैं। पराश्रिता सिद्धांत की यहाँ पे बात की जा रही है, डिपेंडेंसी थियरी। तो देखिए, डिपेंडेंसी थ्योरी जो है 1950 के बाद के दशकों में ये उदारवादी देशों में कहीं ना कहीं एक स्वतंत्र व्यापार नीतियों के विरुद्ध जो उभरती हुई एक थ्योरी है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार तीसरी दुनिया के देश जो है वो क्या करेंगे? प्राकृतिक संसाधन और सस्ते श्रमिक प्रदान करते हैं। ठीक है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है वो क्या है? विकसित देशों को वो क्या देते हैं? प्राकृतिक संसाधन, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और सस्ते दामों में जो वहाँ पे सस्ते में जो श्रमिक प्रदान किए जाते हैं, जो वहाँ की जो लेबर होती है वो काफ़ी सस्ते रेट पर वो जो है वहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए काम करते हैं, तथा औद्योगिकरण और बाजार अर्थव्यवस्था विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डिपेंडेंसी थ्योरी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि डिपेंडेंसी थ्योरी के प्रतिपादक कौन है, या किसने जो है पराश्रिता का सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यस, अबाउट नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड बहुत तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खासकर जो एफएम मार्क्स हैं, ठीक है। एफएम मार्क्स ने जो ब्यूरोक्रेसी के 4 प्रकार बताए हैं। वैसे ब्यूरोक्रेसी का अर्थ क्या होता है? डेस्क पर बैठकर कार्यकर्ताओं का शासन, ठीक है, रूल ऑफ डेस्क आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो एफएम मार्क्स ने जो 4 प्रकार की नौकरशाही की बात की, जिसमें जो है संरक्षक नौकरशाही, जातिगत नौकरशाही, अभिभावक नौकरशाही और गुणों पर आधारित नौकरशाही, ये 4 प्रकार की नौकरशाही की बात की है इन्होंने, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये बोलता है कि किस प्रकार की नौकरशाही जो है क्या करती है? दलीय हितों के प्रति पक्षपात दिखाती है। तो ये आपकी जो संरक्षक नौकरशाही है, ठीक है, इसको कहीं ना कहीं एक पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आप अपने अपने दल अपने जो भी दल के लोग हैं, ठीक है, उनके हितों के प्रति आप जो है पक्षपात दिखाते हैं, ठीक है, या ज़्यादातर आप जो है अपने लोगों को आगे करने की कोशिश करते हैं या उनके इंटरेस्ट को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसी नौकरशाही को क्या कहा जाता है? संरक्षक नौकरशाही का कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम की बात की जा रही है। इसमें क्या होता है? प्रत्येक मतदाता के लिए निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों के समान वरीयता को इंगित करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक जो आपकी जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि यूएसए में पाई जाती है, ठीक है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है हमें? कि राष्ट्रपति जो है वो राज्य और सरकार दोनों का अध्यक्ष होता है, ठीक है। जबकि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखते हैं तो उसमें क्या है? राष्ट्रपति अलग है, ठीक है, वो राज्य और जो राष्ट्रपति है वो राज्य का मुखिया होता है, लेकिन सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। राज्य मीन्स आपका जो नेशन है, देश है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है देश का मुखिया होता है और सरकार का मुखिया कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है आपकी संसदीय लोकतंत्र प्रणाली में। लेकिन अगर आप अध्यक्षात्मक प्रणाली की बात करते हैं तो वहाँ पे राष्ट्रपति ही राज्य और सरकार दोनों का अध्यक्ष देखने को हमें मिलता है। ये शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है, बिल्कुल यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर दिखाई जाती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। और राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल बिल्कुल निश्चित होता है, 4 साल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, ठीक है। और मंत्री जो है राष्ट्रपति और सीनेट के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, किस सदन में सदस्यों द्वारा सर्वाधिक लंबे भाषण दिए गए हैं? तो अमेरिका की जो सीनेट है वहाँ पे सदस्यों के द्वारा जो है सबसे लंबे समय तक भाषण दिए जाते हैं। एक्चुअली ये वहाँ की एक टैक्टिक्स है कि वहाँ पे क्या किया जाता है, अगर मान लीजिए कोई कानून पास नहीं होने देना है तो आप जो है कुछ भी आप डिबेट में जब बैठी होगी, ठीक है, जब डिबेट चल रही होगी तो आप कुछ भी बोलना शुरू कर दीजिए। एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम होता है कि उस टाइम तक जो है अगर सहमति बनती है तो कोई कानून पास कर दिया जाएगा। अगर वहाँ तक उस टाइम तक सहमति नहीं बनती है तो उसको वो कानून पास नहीं किया जा सकता। इसलिए जो क्या करते हैं वहाँ के सदस्य कि टाइम निकालने की कोशिश करते हैं कि लंबे समय तक वो भाषण देते हैं और उनको बैठने की भी कोई अनुमति नहीं, बैठने की उनके लिए कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, चुप रहने की कंडीशन। इसलिए जो जितना लंबे समय तक बोल सकता है वो बोलेगा, टाइम निकालेगा ताकि कोई कानून पास ना हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपति की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। दोनों देशों के राष्ट्रपति का एक निर्धारित कार्यकाल होता है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, दोनों देशों के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, यहाँ पे हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति का भी एक निश्चित या निर्धारित कार्यकाल होता है। ये उच्च सदन के सभापति होते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति की बात की जा रही है कि उपराष्ट्रपति भारत में भी जो उच्च सदन है राज्यसभा उसका सभापति होता है और अमेरिका में भी ऐसा ही होता है। उन्हें बराबर मतों की स्थिति में निर्णायक मत देने का बिल्कुल अधिकार होता है, ठीक है। अनियमित हित समूह क्या होते हैं, ठीक है, जो इनफॉर्मल आपके जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ये क्या होते हैं वो, ठीक है। तो देखिए ये स्वतः प्रवर्तित समूह होते हैं, मतलब अपने आप ही समूह बनते हैं जो अचानक गठित किए जाते हैं, ठीक है। ये अल्पकालिक और अस्थायी होते हैं, ठीक है। ये परमानेंट नहीं होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, एक कम समय के लिए ये उभर कर सामने आते हैं, क्योंकि जब उद्देश्य प्राप्त हो जाता है तो कार्य करना बंद कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई आपका कोई एसोसिएशन है कि मान लीजिए कोई ट्रक एसोसिएशन है, ठीक है, जिन्होंने क्या किया कि डिमांड उठाई किराया बढ़ाने की या कुछ भी उन्होंने अपनी मांग उठा दी। अचानक से वो लोग उभर कर सामने आएंगे, प्रेशर बनाएंगे सरकार के ऊपर, अपनी मांग बनवाएंगे और उसके बाद ये काम करना बंद कर देंगे, फिर ये अपने आप ही मतलब ख़त्म हो जाएंगे ये। तो असंतोष की अभिव्यक्ति के लिए कई बार हिंसक व्यवहार का पैदा होना, मतलब इसमें क्या होता है कि असंतोष जब होता है, ठीक है, जब डिससेटिस्फेक्शन होती है, कोई रिजेंटमेंट होती है तो उसको अभिव्यक्त करने के लिए कई बार इस तरह की जो ग्रुप्स होते हैं या इस तरह के समूह जो होते हैं वो उभर कर सामने आते हैं, ठीक है, और उसमें हिंसक व्यवहार करने के लिए भी वो तत्पर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पश्चिमी देशों में विकसित लोकतंत्र में सेना जो है
नागरिक सत्ता के अधीन होती है। ठीक है, ये फैक्ट है। डू यू नो कि पश्चिमी देशों में क्या होता है, जो विकसित लोकतंत्र है पश्चिमी देशों में, ठीक है, वहाँ पे सेना जो होती है वो नागरिक सत्ता के अधीन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके बुक हैं, ठीक है, या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो किसने दिए। ठीक है, तो देखिए आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, अल्पतंत्र का लौह नियम, ये रॉबर्ट मिशेल ने दिया है। और रॉबर्ट मिशेल जो एक अभिजन जो सिद्धांत के प्रवक्ता हैं। ठीक है, इन्होंने जो है एलीट थ्योरी दी है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, रॉबर्ट मिशेल ने। और दूसरा जो मैनेजरियल रेवोल्यूशन है, ठीक है, मैनेजरियल रेवोल्यूशन से जुड़े हैं जेम्स बर्नहम। ठीक है, पावर एलीट, ठीक है, पावर एलीट से जुड़े हैं सी राइट मिल। और संप्रेषण मॉडल जो है हैरोल्ड लॉसवेल ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, डू यू नो यदि किसी उम्मीदवार को नोटा, ठीक है, मतों से कम मत भी प्राप्त होते हैं तो भी सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाएगा। भारत का चुनाव आयोग चाहता था कि मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटा का बटन दिया जाए। ठीक है, नोटा मीन्स नन ऑफ दी अबव। ठीक है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं, ये जो है ये ऑप्शन जो है भारत का चुनाव आयोग जो है भारत के नागरिकों को देना चाहता था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई अगर कैंडिडेट आपको पसंद नहीं है, ठीक है, मान लीजिए 2 कैंडिडेट खड़े हैं किसी एक पद के लिए, अगर आपको उनमें से एक भी काबिल नहीं लग रहा, दूसरा भी नहीं लग रहा, तो आप नोटा पे जो है क्लिक कर सकते हैं, नोटा प्रेस कर सकते हैं कि आपको उपरोक्त में से कोई भी अधिकारी नहीं चाहिए, कोई भी आपको उपरोक्त में से कोई भी सदस्य नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, जो नव लोक प्रशासन है, सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थैचर। ठीक है, इन्होंने जो है इसका प्रयोग किया था नव लोक प्रशासन का। ये 1970-80 के उत्तरार्ध में शुरू हुआ था। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये कब शुरू हुआ या किस दशक में आया, कौन से डेकेड में आया, तो 70-80s के उत्तरार्ध में आया हुआ है। और फर्स्ट टाइम इसको जो प्रयोग किसने किया था, मार्गरेट थैचर ने, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, उन्होंने इसका प्रयोग किया है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात की जा रही है कि वितरक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के सिद्धांत का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ये एरिस्टोटल ने किया था। उनका मानना था कि राज्यों में पदों व सम्मानों और सुविधाओं का बंटवारा इस तरीके से किया जाए कि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वाज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑसबोर्न और गैबलर के द्वारा जो उद्यमी सरकार के लिए दिए गए 10 सिद्धांत कौन कौन से थे। ठीक है, इससे पहले देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात की जा रही है कि जो आपका वैज्ञानिक प्रबंधन है, ठीक है, इससे कौन जुड़े हुए, एफडब्ल्यू टेलर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक क्वेश्चन है, एफडब्ल्यू टेलर जो है कहीं ना कहीं इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट का मेन प्रोपोनेंट माना जाता है। ठीक है, जो ऑसबोर्न और गैब्रियल के द्वारा जो उद्यमी सरकार के लिए दिए गए 10 सिद्धांत कौन कौन से थे, ठीक है, उद्यमी सरकार के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले उन्होंने उत्प्रेरक सरकार की बात की, ठीक है, स्टीयरिंग रादर देन रोरिंग। दूसरे नंबर पे इन्होंने सामुदायिक स्वामित्व वाली सरकार की बात की है। फिर प्रतिस्पर्धी सरकार की बात करते हैं, ठीक है। एक इन्होंने मिशन प्रेरित सरकार की बात की, ट्रांसफॉर्मिंग रूल ड्राइवन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। परिणाम उन्मुख सरकार की बात की है, ग्राहक आधारित सरकार होनी चाहिए, उद्यमशील सरकार होनी चाहिए, मतलब वो कमाने पे ज़्यादा फोकस्ड हो और खर्चे पे कम। अग्रिम सरकार हो, प्रिवेंशन रादर देन क्योर, एंड विकेंद्रित सरकार की उन्होंने बात की है, फ्रॉम हायरार्की टू पार्टिसिपेशन एंड टीम वर्क, ठीक है। और 10th नंबर उन्होंने बाजार उन्मुख सरकार की बात की, जिसमें लीवरेजिंग चेंज थ्रू द मार्केट, ठीक है। कहीं ना कहीं मार्केट के यहाँ पे रोल की उन्होंने बात की, ठीक है। बाजार उन्मुख सरकार, ठीक है, कि सरकार का जो मेन जो ओरिएंटेशन होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं ओपन मार्केट होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह की जो बात इन्होंने कहीं ना कहीं एक उद्यमी सरकार के लिए जो है इन्होंने की है ऑसबॉर्न और गैबलर ने। और देखिए ऑसबॉर्न और गैबलर के द्वारा उद्यमी सरकार के मॉडल से 1994 में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो अल गोरे थे, उन्होंने जो NPR राष्ट्रीय प्रदर्शन समीक्षा की शुरुआत की थी, ठीक है। इससे प्रभावित होकर गैबलर और ऑसबॉर्न से प्रभावित होकर, ठीक है, इन्हीं के मॉडल के आधार पर उन्होंने जो NPR राष्ट्रीय प्रदर्शन समीक्षा की शुरुआत की थी अमेरिका के उपराष्ट्रपति अल गोर ने, ठीक है। नागरिक अधिकारों से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि भाषण व अभिव्यक्ति का जो अधिकार है इसको भी कहीं ना कहीं सिविल राइट्स के तौर पर जाना जाता है, नागरिक अधिकार माना जाता है। संघ निर्माण का अधिकार, ठीक है, आप जो है किसी प्रकार की एसोसिएशन का निर्माण कर सकते हैं, ये आपका एक सिविल राइट है। सारे देश में विचरण करने का अधिकार, ये भी आपका बतौर नागरिक जो है आपका ये अधिकार है कि आप पूरे देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल राइट की बात करें, राजनीतिक अधिकार हैं क्या क्या हैं, देखिए सार्वजनिक सभाएँ करना, ये आपका एक राजनीतिक अधिकार है।
चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक दलों समूहों का गठन करने का अधिकार, ठीक है, आप पॉलिटिकल पार्टीज़ बना सकते हैं, आप एसोसिएशंस बना सकते हैं, ये भी आपका जो है आपका एक पॉलिटिकल राइट है, ठीक है। मतदान का अधिकार भी आपका पॉलिटिकल राइट है, ठीक है। जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। तो ये किसका मानना था? ये जेरेमी बेंथम का मानना था कि सही तौर पर जो अधिकार वही होते हैं जो वास्तव में सही तौर पर वही अधिकार हैं जो कानून की रचनाएं हैं, उन्हीं को जो सही तौर पर अधिकार कहा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अधिकार मनुष्य के सुखमय जीवन के वे नियम हैं जिन्हें राज्य के कानूनों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये किसने कहा है? ये जेरेमी बेंथम ने कहा है। और बेंथम अधिकारों के कौन से सिद्धांत का समर्थन करता है? तो ये कानूनी अधिकार, ठीक है, लीगल राइट्स की बात करता है, ठीक है। उनका मानना ये था कि आपके अधिकार तभी आए जब स्टेट है, क्योंकि कानूनों को आपके अधिकारों को मान्यता किसने दी है? राज्य ने दी है, तभी तो आपके कानूनी अधिकार हुए, ठीक है। एक जो नैसर्गिक अधिकार होते हैं, नैसर्गिक मीन्स प्राकृतिक अधिकार, ठीक है। नैसर्गिक अधिकार जो है वो प्रकृति की उपज है जिन्हें हम भौतिक बलों से श्रृंखलाबद्ध रूप में देखते हैं, ठीक है, भौतिक बलों से श्रृंखलाबद्ध रूप में देखते हैं। हॉब्स का ये मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार प्राकृतिक अवस्था में ही उसकी शक्ति के ही दूसरे नाम थे। मतलब प्राकृतिक अवस्था में एक व्यक्ति की जो पावर्स थी उसी को जो उसने अधिकारों का नाम दे दिया, ठीक है। इस प्रकार प्रकृति प्रदत्त अधिकारों को जो है क्या कहा जाता है? प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है या नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है, ये मानते हैं आपके हॉब्स, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? देखिए, संविधान के अनुसार, संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार, संविधान की व्यवस्थाओं के अनुकूल संगठित, सीमित एवं नियंत्रित सरकार जो क्या माना जा सकता है? संविधानिक सरकार कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो शासन है आपके देश का वो विधि के अकॉर्डिंग चलता है तथा शासन जो है कहीं ना कहीं सीमित होता है, कहीं ना कहीं आपकी जो भी आपकी गवर्नमेंटल मशीनरी है उसके ऊपर कहीं ना कहीं संविधान का, एक कानून का एक नियंत्रण ज़रूर होता है, सीमित होती है, ठीक है। संविधान के अंतर्गत सीमित सरकार होती है। अगर संविधान नहीं है तो फिर वो सरकार सीमित नहीं है, असीमित सरकार हो जाती है। और असीमित सरकार है तो वो कहीं ना कहीं एक तानाशाही होती है या एक एब्सोल्यूटनेस होती है, एक निरंकुश तंत्र होता है, ठीक है। तो संवैधानिक सरकार के अंतर्गत कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर जो है अंकुश रखा जाता है कानून के द्वारा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।